सीबी विकल एसएसटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान 2026 के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। दोस्तों आपसे वादा करते हैं कि 70 में से आपका 65 प्लस ही अचीव होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। जो 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है, मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ये 10 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। पूरा 100% ये 10 नंबर आपका फिक्स करवा देंगे, क्योंकि मैपिंग मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। दोस्तों पिछले 8 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूं, मुझे इतना अच्छे तरीके से पता है कि सामाजिक विज्ञान में कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, एक डेमो मिल जाएगा आपको। आइए मॉडल पेपर के जरिए सामाजिक विज्ञान के पेपर को समझते हैं, किस प्रकार से आपके बोर्ड में पेपर सामाजिक विज्ञान का आएगा। पेपर आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 70 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और यहाँ पे आपके जो पेपर होंगे वो खंड आ और खंड बा में डिवाइड होगा। यानी जो खंड आ होगा इसमें 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, और जो खंड बा होगा इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड क्वेश्चन आपका यानी लिखित इसमें आपको करना होगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को आप पढ़ सकते हैं कि खंड आ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना होगा, और आंसर देने के लिए आपको नीले या फिर काले पेन का प्रयोग करना होगा। ये तो निर्देश है, आप जानते होंगे। आइए मेन तथ्य पर बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक जो सेकंड होगा और फर्स्ट होगा, इसमें खंड बा में आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और यहाँ पे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई देगा। महात्मा गांधी भारत से कब लौटे थे? तो देखिए महात्मा गांधी थे कहाँ भाई, यानी इसका मतलब भारत में नहीं थे, सिंपल सी बात है। तो भारत में नहीं थे तो फिर कहाँ थे भैया? महात्मा गांधी उस टाइम पे अफ्रीका गए थे, अफ्रीका में पढ़ रहे थे, वकालत कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका में थे, वहाँ से लौट कर आए थे, तो इसलिए कहा गया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। और यहाँ पे डेट है जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, लौट कर अफ्रीका से भारत आए थे, और इसकी बात जो है यहीं से इनकी जर्नी शुरुआत होती है। आगे दूसरे नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर है कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे सेंटेंस लिखा है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। अगर मैं आपसे सेंटेंस में एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं और आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो आपका जवाब होगा ये सफल लिखा गया है। मैं आपको दोस्तों पढ़ना सिखाऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एमसीक्यू करवाते हैं या फिर अन्य क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको सिर्फ बता देंगे कि भाई ऐसे से है, इसको पढ़ लीजिए, ऐसे से बता देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, ताकि आप खुद से पढ़कर अपना खुद का तैयार कर सकते हैं, आंसर खुद से लिख सकते हैं बनाकर। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है सफल। अगर मैं इसके आगे छोटा आ लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? ये असफल। सफल का मतलब होता है कि भैया वो पास नहीं है, वो उत्तीर्ण नहीं है, ठीक है, वो अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पे छोटा आ लगने से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया है। ऐसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, जिसका नाम है सहयोग। सहयोग का मतलब होता है कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, और आप अपने दोस्त का अगर सहयोग नहीं करोगे तो फिर असहयोग हो जाएगा। यानी जब कोई शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो वहाँ समझ ले कि नकारात्मक शब्द यानी नहीं छुपा होता है। अगर अपने दोस्त का मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, और दोस्त का मदद नहीं कर रहे हैं तो नहीं शब्द आ गया, मतलब असहयोग हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत में जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज जो थे वो बहुत कम लोग थे, लेकिन भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करते थे। इसीलिए अंग्रेज 200 साल तक जो है राज किए थे भारत में, इसी कारण, क्योंकि भारत के लोग ही अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा था कि हमें सहयोग नहीं करना है, इसीलिए शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की 1920 में। ठीक है, 1920 में पारित हो गया था और 1921 में पूरी तरह से ये संचालित हो गया था। आइए बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था इसको स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और जो असहयोग आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। इसका मतलब ये एक घटना पहले हुई थी, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा।
होगा। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो ये भी नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत असहयोग के साथ ही किया गया था। और कह रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन लिखा है कि असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था, उसका कारण क्या है? उसमें चौरी चौरा जो घटना हुई थी, गांधी जी ने कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे हिंसा हो गई थी, चौरी चौरा घटना हो गई थी। और चौरी चौरा जो घटना है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, इसीलिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? चौरी चौरा हत्याकांड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि महामंदी क्या है या फिर महामंदी कब आई थी, तो देखिए महामंदी आई थी 1929 में आई थी। कब आई थी? 1929 में आई थी। तो आप इसको इंग्लिश की तरह याद करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, 1929। ठीक है, 1929। अब देखिए मैं थोड़ा सा कोड ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे 1929 का। अगर आपसे पूछे जाएगा कि महामंदी कब आई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है महामंदी कब आई थी, तो देखिए आपका जो सामान मिलता है वो 99 में मिलता है, तो यहाँ पे एक लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो 1929 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, 12 इसके पीछे 9, इसके पीछे 9 लगा देंगे तो 1929 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आर्थिक मंदी का जो प्रमुख कारण था वो कृषि में अधिक उत्पादन हो गया था। कृषि में अधिक उत्पादन हो गया था, लेकिन सामान बिक नहीं रहा था। जब सामान नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मंदी आ जाएगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि में अधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है और कहाँ सम्मेलन यानी आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स की बात करें तो ब्रिटेन वुड्स क्या है? ये एक जगह का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो आपका एक जगह होगा, किसी जगह से तो आप वीडियो देख रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों जो ब्रिटेन वुड्स है एक जगह का नाम है, पहला पॉइंट। अब ये जो जगह है ये कहाँ पे स्थित है? तो जवाब होगा ये जगह है अमेरिका में। और अमेरिका में किस देश में? तो जवाब होगा यूएस में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि 16वीं शताब्दी में मुद्रण यानी प्रिंटिंग, मुद्रण को इंग्लिश में प्रिंटिंग कहते हैं, प्रेस भारत में सबसे पहले किस राज्य में आई थी? तो जो मुद्रण यानी प्रिंटिंग प्रेस है वो भारत में गोवा में सबसे पहले आई थी। तो राइट आंसर इसमें गोवा हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? तो अगर हिंदी के साथ अगर बोलता तो 22 भाषाएं हो जाती, लेकिन यहाँ पे हिंदी के अतिरिक्त यानी हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं हैं? तो जवाब हो जाएगा 21 यानी 21 भाषाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन पूछा यहाँ पे। संघात्मक शासन जहाँ पे केंद्र सरकार भी हो और राज्य सरकार भी हो और स्थानीय सरकार भी हो, उसे संघात्मक शासन कहा जाता है। तो देखिए किसमें नहीं है पूछा है, तो भारत में तो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, बेल्जियम में है, लेकिन श्रीलंका में नहीं है। याद करिए श्रीलंका में जो है वहाँ पे बहुसंख्यकवाद है, ठीक है, वहाँ पे बहुसंख्यकवाद है और वहाँ पे सिंघली समुदाय के लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए वहाँ बहुसंख्यकवाद चलता था। तो संघात्मक शासन का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार भी हो, राज्य सरकार भी हो, स्थानीय सरकार भी हो, उसे संघात्मक शासन कहा जाता है। भारत में भी है, श्रीलंका में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बेल्जियम में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें जो जनता होती है वो जनता सरकार चुनती है। जनता क्या करती है? सरकार चुनती है। तो जब जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता के हित के लिए काम करती तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो उसमें पूछा गया है कि जनता की जो शासन व्यवस्था है यानी लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था होती है वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों? क्योंकि पारदर्शी होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है। ठीक है, या फिर लिखा गया है यहाँ पे
यहाँ पे लिखा गया है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, या फिर ए बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? अल्पसंख्यक के लिए, या फिर बहुसंख्यक के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले समझते हैं कि सांप्रदायिकता होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग के लोग रहते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सी वाला जो है, वो सी वाला है, वो कहता है कि भाई हमारा संप्रदाय अलग है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे अच्छे हैं। बी वाला कहता है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं। ए वाला कहता है कि हम सबसे अच्छे हैं, सब श्रेष्ठ हैं समाज में। तो जब इस प्रकार से अपना अपना जो संप्रदाय है उसको सर्वोच्च मानने लगे, या फिर अपने आप को सबसे बेस्ट मानने लगे, तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को सांप्रदायिकता कहा जाता है। क्योंकि जब अपने आप को लोग बेस्ट मानने लगेंगे, सर्वोच्च मानने लगेंगे और अपनी मनमानी की काम करेंगे, तो ये सांप्रदायिकता है। यानी आप एक तरह से क्षेत्रवाद का बात कर रहे हैं, धर्मवाद की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसके लिए हानिकारक क्या होगा? इसके लिए हानिकारक होगा अल्पसंख्यक भी होगा, बहुसंख्यक भी होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों देखते हैं, आपके सामने है कि 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992, ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो शहर में हुआ था रियो डी जेनेरो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो में पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको विश्व का मानचित्र दिखाऊं तो आप इतना मान के चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक महाद्वीप है, और इस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है ब्राज़ील देश। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एक देश है, इसका नाम है ब्राज़ील। और ब्राज़ील में एक शहर है और उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। और ये शहर है यहाँ पे समुद्र के तट पर, यहाँ पे है रियो डी जेनेरो। तो दोस्तों जो रियो डी जेनेरो है इसमें 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, किस मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा से अपक्षालन के यानी लीचिंग के फलस्वरूप होता है? तो यहाँ पे अपक्षालन या लीचिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें जो आएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो अपक्षालन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बारिश होती है ना, जो बारिश होती है, ठीक है, जो बारिश होती है वो तिरछी कभी कभी होती है, ऐसे होता है, तिरछी बारिश होती है। आपने ऐसे कभी देखा होगा। जो बारिश सीधा होना चाहिए था, ऐसे ऐसे गिरना चाहिए था, वो तिरछा जब हो तो आप महसूस करिए, जब बारिश तिरछी होती है तो चोट ज़्यादा लगती है, और सीधा जब गिरता है तो चोट कम लगती है। तिरछी होती तो स्पीड थोड़ी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो तिरछी होती है उससे मिट्टी का जो अपर्दन होता है वो कटाव ज़्यादा होता है। तो उस प्रकार के प्रक्रिया को अपक्षालन कहते हैं कि मिट्टी जो है वो बह जाती है, कट जाती है वहाँ से। ठीक है, तो भारी वर्षा के कारण मिट्टी जो है अपक्षालन होती है, यानी कट कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का निर्माण भारी, इस तो क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो चुका है क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे 13 आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1973, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो इसमें राज्य पूछा है सरदार सरोवर परियोजना से। तो देखिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले सरदार सरोवर बांध है कहाँ पे? तो देखिए अगर थोड़ा सा इसको मानचित्र से द्वारा समझा जाए तो आप इस प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं।
जो स्टेट है ये है गुजरात स्टेट, ठीक है। गुजरात में यहाँ से मध्य प्रदेश के सीमा से, छत्तीसगढ़ सीमा से जो है यहाँ से एक नदी निकलती, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। तो इस सरदार सरोवर जो बांध है इससे किन किन राज्यों को फायदा होता है, तो गुजरात को होता है, ठीक है। गुजरात को देखिए यहाँ पे नीचे गुजरात लिखा है, गुजरात को होता है, महाराष्ट्र को होता है और यहाँ मध्य प्रदेश भी है तो मध्य प्रदेश को होता है। इसके ऊपर यहाँ पे यूपी है तो यूपी में नहीं होता, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये आपका 4 सड़कें हैं जो नेशनल हाईवे हैं इनको जोड़ा गया है। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपर दिल्ली है, फिर उसके बाद यहाँ मुंबई है, फिर यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है, फिर इसको इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। इसको देखने में चतुर्भुज लगता है, ये देखने में चतुर्भुज लगता है, तो 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। तो ये क्या है, ये एक सड़क परियोजना है, ठीक है, सड़क परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो है आपस में जोड़ती है। तो 4 महानगर को जोड़ने की प्रक्रिया को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत में 1000 रुपये की करेंसी नोट किस वर्ष अमान्य घोषित कर दिया गया था। भारत में जो 1000 रुपये का नोट है करेंसी अमान्य घोषित ये किया गया था 16 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नहीं अमान्य मतलब बंद कर दिया गया था 1500 का नोट। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो मानव विकास रिपोर्ट है ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर इसमें यूएनडीपी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, 18 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, तो जो मनरेगा है ये क्या है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये आया था, ठीक है। 2005 में जो है ये लागू हुआ था और 2006 में इसका नाम मनरेगा से जो है इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। जब 2005 में आया था तो इसका नाम नरेगा था और बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया था, यानी महात्मा गांधी को समर्पित करके इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था 2006 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 2006 को। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है वह किस क्षेत्र की गतिविधि होती है। प्राकृतिक से अगर होती है तो वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, या सरकार द्वारा अवरोधों प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता, या फिर उधार देना। तो इसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा जो अवरोध होते हैं, जो प्रतिबंध होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब देखिए इसके बाद आपका आता है वर्णनात्मक फर्स्ट। वर्णनात्मक फर्स्ट जो होता है इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, इसमें जो है आपको 80 शब्द लिखना होता है और 4 नंबर आपको मिलेगा। 80 शब्द का मतलब होता है 1 से 1.5 पेज में जो है आपको आंसर लिखना है। 1 से 1.5 पेज में अगर आप आंसर लिख देते हैं तो पूरा 4 में 4 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था, कोई 2 लिखिए। तो इस प्रकार से 2 हेडिंग आप लिख के इनके बारे में आप व्याख्या करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से व्याख्या करेंगे। अभी मैं आपको इस प्रकार से दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको जो अगली वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें डिटेल में अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अथवा करके पूछा जाएगा, चाहे आप वो करिए चाहे आप ये करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं हैं, किसी 2 का उल्लेख करिए। तो यहाँ पे 2 आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर इनके बारे में आपको हेडिंग बना बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जैसे कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, इसके महत्व बताइए, इसके इस उदाहरण से समझाइए। तो चाहे दूसरे वाले में चाहे आप ये करिए या फिर आपको यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा आंसर आप शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जैव और अजैव संसाधन में अंतर बताइए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो नीचे क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रदूषण रोकने के 4 उपाय बताइए, तो चाहे आप इसको लिख सकते हैं। 4 उपाय बताएंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी 4 हेडिंग लिखेंगे तो आपको 4 पॉइंट में 4 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रोजगार गारंटी
अधिनियम 2005 में आया था। मनरेगा के बारे में आपको लिखना है, 4 नंबर आपसे मतलब जो है आपको मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या हैं, इनका वर्णन करना है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ऐसे ही वर्णात्मक आपका सेकंड आ जाएगा, 150 शब्दों में आंसर आपको देना होगा, 2 पेज में कम से कम आंसर देना है और 2.5 पेज से ज़्यादा भी इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उनके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, 2 + 2 + 2 6 नंबर मिलेगा। पहले लिखेंगे नेपोलियन कौन था, उसके बारे में 2 नंबर मिल जाएगा। फिर उसने क्या क्या सुधार किए थे, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर उसका प्रभाव क्या था, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यानी टोटल आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण ने यूरोप के राष्ट्रवाद में वृद्धि में क्या योगदान दिया है, तो यहाँ पे 3 + 3 नंबर। पहले आप जर्मनी और इटली का अलग अलग एकीकरण बताएंगे तो आपको 3-3 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए, तो 4 विशेषताएं में 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा, इस प्रकार से नंबर मिलता है। अगर आपको वाला नहीं आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के सड़क परिवहन में एक लेख लिखिए, तो सड़क परिवहन के ऊपर एक तरह से निबंध लिखना है, आप उसको लिख सकते हैं। या फिर चीनी उद्योग के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है, उसका जो है सुलेखन व्याख्या कीजिए, यानी अपने जो है हाथों से उसको अच्छे तरीके से लिखिए और बताइए। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो चाहे आप वो वाला कर सकते हैं क्वेश्चन, यानी ये वाला कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा मानचित्र संबंधी कार्य। मानचित्र में जो है आपका 5 नंबर इतिहास से पूछा जाएगा और फिर इसके बाद जो है 5 नंबर आपका पूछा जाएगा भूगोल से। इस प्रकार से टोटल 10 नंबर का मानचित्र आपसे पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं मानचित्र कैसे आप सही तरीके से भरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिया रहेगा, लिखा है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ पे जो है सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये आपको समझना है, इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको लिखना है। सही नाम लिखने का और सही नाम दर्शाने का, ठीक है, सही जगह दर्शाने का और सही नाम लिखने का, तब जाके पूरा आपको आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और फिर वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर जो है मैं आपको PDF में रूप में दे दूंगा। यहाँ पे PDF मैंने यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, इस प्रकार से आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहले का आंसर अहमदाबाद है, जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया था। तो आपको ऐसे मानचित्र मिलेगा पूरा ब्लैंक, ऐसे सादा मिलेगा, आपको इसमें भरना होगा। जैसे मान लीजिए ये गुजरात है, पहले आपको स्टेट पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो अगर पता नहीं है तो प्रैक्टिस करिए, नहीं पता तो कमेंट करिए, मैं आपको अच्छी तरीके से ट्रिक से याद करवा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा है गुजरात, मतलब गुजरात ये है, लिखा नहीं है। अब यहाँ पे बीचों बीच अहमदाबाद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अहमदाबाद, ठीक है। इस प्रकार से आप डॉट पेन से अहमदाबाद लिख देंगे, ठीक है। अहमदाबाद लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क लिखना, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट डाल देंगे। तो सही जगह आप लिख दिए हैं और सही नाम दर्शा दिए हैं। एग्जामिनर आएगा और फिर इसके बाद चेक करेगा, आपको 1 नंबर इस पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मानचित्र भरा जाता है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान कहाँ गया भाई, ये है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भैया अमृतसर में, ठीक है। और अमृतसर पड़ता है पंजाब में। तो देखिए यहाँ पे जो है जो टर्निंग पॉइंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। यही टर्निंग पॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अमृतसर दिखाई देगा, अमृतसर, ठीक है। आप जो है अमृतसर प्रकार से लिख देंगे। और अभी एक काम बाकी है, क्या, क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन डाल देंगे, इस प्रकार से आंसर आप लिख देंगे, पूरा आपको 1 नंबर आराम से इस पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे भरने होंगे। इसके बाद अगर कला की बात कर लेते हैं, तो कला में यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि आपको इसमें सिंबल दे देता है। जैसे मान लो नदी दर्शानी है तो नदी ऐसे सिंबल बना देगा। जिससे पूछ लेगा कि चावल सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चावल के लिए एक सिंबल बना देगा, इस प्रकार से ऐसे सिंबल। तो मानचित्र में आपको सिंबल भरना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि महानदी पर बना बाँध चिन्ह द्वारा नाम सहित स्पष्ट कीजिए, यानी आपको चिन्ह द्वारा दर्शानी है। तो मानचित्र में जब
आप आएंगे तो यहाँ पे आपको भरना है यहाँ पे महानदी। तो देखिए उड़ीसा है, ये उड़ीसा में महानदी है और उड़ीसा जो है यहाँ पे एक नदी बहती इस प्रकार से, ये नदी का नाम है महानदी। ठीक है, नदी का नाम है महानदी। अब इस महानदी पर एक बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, हीराकुंड बांध। ये जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। तो इस प्रकार से आप भर के क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे ताकि जो है आपका आंसर परफेक्ट हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सब भर पाएंगे अच्छे तरीके से। और मैं अभी आपको तो बता रहा था कैसे क्या करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो डिटेल में आपको समझाएंगे, पूरा अच्छे तरीके से सामाजिक विज्ञान की तैयारी करवा देंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।